अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध न्यूज़ जो प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां तारा जड़। नए असां पंहिंजे अॼोके हिन प्रोग्राम में वफ़ाक़ ऐं सूबनि विच में जेके लाॻापा आहिनि उन ते बि ॻाल्हाईंदासूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मजमूई सियासी जेको सफ़र आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो, उन ते बि कोशिशि कंदासूं नज़र विझूं। उन खां सवाइ ख़ासि करे हिन वक़्तु सिंध ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच में जेको रेंजर्स जो तकरार तमामु घणो वधी वियो हो, हाणे रेज़ोल्यूशन बि अची वई आहे। उन बावजूदि तनक़ीद पई थिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ते, उनजो बि ज़िक्र थींदो। अरिड़हीं आइनी तरमीम बि असां कोशिशि कंदासूं हिन प्रोग्राम में डिस्कस कयूं, जंहिंमें ख़ासि करे जेको CCI जो किरदारु आहे, जंहिं ते सिंध खे तमामु घणा तहफ़ुज़ात आहिनि। असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमामु सीनियर अॻुवाण, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जे सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर साहब। सर, आपका वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जितना आपका सियासी सफ़र है, कैरियर है वो, और उसके साथ जिस तरह आइनी मामलात को आप देखते हैं, उसको उस पर आपकी स्टडी है, उसको देखते हुए शुरू अगर हम 18वीं आइनी तरमीम से करें, 18वीं आइनी तरमीम को पाकिस्तान में एक इनकलाब का नाम दिया जाता है सूबाई खुद मुख्तियारी के हवाले से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वो आइनी तरमीम पास भी करवाई पार्लियामेंट से। आप समझते हैं जिस मकसद के लिए आपने ये आइनी तरमीम मंजूर करवाई थी वो मकासद हासिल हो सके? मैं ज़रा और पीछे जाऊंगा इससे। जी सर। और वो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। सही। और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने बहुत सी बातें तय की थी कि मुल्क में जमहूरियत को किस तरीके से मुस्तहकम किया जाए। दूसरी चीज़ जो एक मुल्क में एक बेइत्मीनानी थी, सूबों को उनके हुकूक नहीं मिल रहे थे और हर सूबे को ये शिकायत थी और उसकी वजह से फेडरेशन कमज़ोर हो रही थी। तो उसमें सूबों के हुकूक के बारे में तफसीली मुज़ाकरात किए गए और बाद कोई 2 साल तक मुज़ाकरात ये चलते रहे। फिर 18वीं तरमीम जो है हमारी, वो उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का एक तरीके से आप समझें कि वो अगला कदम है। लेकिन 18वीं तरमीम के अंदर भी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी और 18वीं तरमीम में हम नहीं ला सके। सही। उसके उसके बाद हमारा तजुर्बा ये रहा, और उसमें मैं बजाय इसके कि दूसरी हुकूमत को इल्ज़ाम दूँ, हमारी अपनी हुकूमत के अंदर भी ये चीज़ रही कि रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई कि वो 18वीं तरमीम पूरी तरह अमल दरामद ना हो। बहुत से महकमे बनाए गए जो कि सूबों के दायरे कार में थे और उनको दूसरे नाम दे दिए। फिर ये कि बहुत से जो एक ये बात आई कि जो नेशनल फाइनेंस कमीशन था वो उसका अवार्ड पहले हो गया था, 18वीं तरमीम बाद में आई। तो बहुत से ऐसे अखराजात कि जो मरकज़ को करने थे वो सूबों पे आ गए और सूबों को वसाइल वो नहीं मिले, तो उस वजह से भी उस पर अमल दरामद में हुई है तकलीफ़। लेकिन बड़ी बात, और मैं सिंध के नुक्ते नज़र से बल्कि तमाम सूबों के नुक्ते नज़र से ये कहूँगा, वो ये है कि वसाइल की मालकी, ख़ास तौर से जो गैस है हमारी, वो आर्टिकल 158 के तहत उसमें पहला जो इख्तियार है उसके इस्तेमाल का वो सूबे को है, और उससे जो बचती है चीज़ वो बचती है गैस, वो हम दूसरे सूबों को दे सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे सूबों को सप्लाई बंद कर दी जाए, बल्कि कोई प्रोग्राम बनाया जाए कि दूसरे सूबों में जो गैस के ज़खायर हैं उनको कैसे तरक्की दी जाएगी ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और ये जो गैस की सप्लाई है ये हर साल हम कम करते जाएं और अपनी जो सूबे की ज़रूरतें उनके लिए गैस मुहैया करें। फिर आर्टिकल 172(3) है, वो बहुत अहम है। वैसे तो वसाइल तमाम के तमाम जो कुदरती वसाइल हैं वो सूबे की मलकियत के होते हैं, लेकिन और तेल और गैस के ज़खायर पे 50% माल की फेडरेशन की जी। और 50% माल की सूबों की थी। लेकिन अगर 50% माल की हमारी है और उन ज़खायर से इतनी आमदनी हो रही है तो उसमें से 50% तो सूबों को जानी चाहिए। सही। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसकी वजह से जो बड़ा सूबा है वो अपने वसाइल को तरक्की नहीं दे रहा, और वो शायद इसका इंतज़ार कर रहा है कि दूसरे सूबों के वसाइल ख़त्म हो जाएं। बिजली का जहाँ तक मामला है, हर सूबा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली की उसकी पैदावार है, लेकिन क्योंकि एक सूबे के अंदर उनकी ज़रूरत से बहुत कम बिजली पैदा हो रही है, लिहाजा हर सूबे को लोड शेडिंग करनी पड़ रही है, इंडस्ट्रीज़ को हमारी
दुश्वारी होती है, बिजली महंगी हमें मिलती है। अब ये तमाम चीज़ें हैं। और मैं 18वीं तरमीम को, आपने कहा कि इनकलाबी, बेशक इनकलाबी तरमीम है इसमें किसी, लेकिन ये शायद अधूरा इनकलाब है। और इनकलाब के बाद रद्द इनकलाब भी हो रहा है। वो बहरहाल ये एक, आपने मेरा तारुफ कराते हुए कहा था कि एक तवील सफ़र है, तवील सफ़र है। और जो इस शराह की दुश्वारियाँ हैं, ये न सिर्फ तवील है बल्कि कठिन है। और ये मेरा नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम आवाम का है। और बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। जब मैं उनको याद करता हूँ कि जो कल तक हमारे साथ खड़े थे, लेकिन जो आज अपने शहीदों के कब्रों में हैं, जो हमारी क़यादत कर रहे थे, तो मैं बहुत मक़रूज़ महसूस करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि लेकिन वो लोग एक सियासी शऊर दे गए, और सियासी शऊर एक बहुत बुलंद सतह का है, और ये अवाम का शऊर है। और शऊर एक दफ़ा हासिल हो जाए तो वापस नहीं जाता। तो मुल्क को तो आगे बढ़ना है, जमहूरियत को मुस्तहकम होना है। कुछ लोग अगर इसके ख़िलाफ़ कोशिश कर रहे हैं तो वो तारीख़ और वक्त से लड़ रहे हैं, और तारीख़ और वक्त से कोई नहीं जीतता। फ्लो ऑफ हिस्ट्री इज टुवर्ड्स फ्यूचर। तो ये तो चीज़ होनी है और ये होगी। सर, आपने जैसे जिक्र किया शुरू में ही मीसाक जमहूरियत का, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, तो उसके सिग्नेटरीज थे आप और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो जब 18वीं आईनी तरमीम आई, उस वक्त भी ये दोनों बड़ी पार्टीज थी पार्लियामेंट में जिन्होंने ये किया। मीसाक जमहूरियत पर अमल करते हुए आप 18वीं आईनी तरमीम लाते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने, जैसे जो तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाली पाबंदी थी वो भी आपने ख़त्म की, और दूसरी चीज़ें, नून भी सिग्नेटरी है। तो आखिर क्या सबब है कि मुस्लिम लीग नून पासदारी नहीं कर रही मीसाक जमहूरियत की? देखिए, बड़ी एक चीज़ उसमें थी, और वो मरकज़ी वफाकी आईनी अदालत थी। सही। अब वफाकी आईनी अदालत में जो सूबों के बाहमी इख्तिलाफात हैं वो लाए जा सकते हैं, और जो भी आईनी दरख्वास्तें हैं वो, और उसमें ये था कि हर सूबे की मसावी नुमाइंदगी होगी। मैं समझता हूँ कि वफाक को मजबूत करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि एक वफाकी आईनी अदालत। अब जो सेनेट के अंदर तजावीज़ मैंने रखी हैं उसमें ये भी रखा है कि सुप्रीम कोर्ट हर सूबे का अपना हो, जो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है। क्योंकि जो जिनके मुकदमे हैं, मेरा भी एक है यहाँ पे, उनको तो कराची से मुझे और मेरी बीवी को आना पड़ता है हर पेशी पे। लेकिन वकला की बड़ी वो होती है कि वकला जिस वक्त कराची से यहाँ आते हैं तो उनका 2 दिन का चैम्बर वो जाता है, और फिर इखराजात हैं, तमाम हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट अगर हर सूबे का अपना हो और वफाक में एक वफाकी आईनी अदालत हो, तो शायद जो मकासद हैं अपने मीसाक जमहूरियत के, हम उनसे करीब तर पहुँच सकेंगे। फिर जजेस के तकर्रुर का एक तरीक़ाकार है, वो भी हमने तय किया था, उसको भी बदला गया है। फिर जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के तकर्रुर का तरीक़ाकार, ये तमाम चीज़ें बदली गई। और उस वक्त मियाँ साहब ने बिल्कुल, जिस वक्त मीसाक जमहूरियत हो रहा था तब भी उन्होंने बिल्कुल एक बात कह दी थी कि जनाब 8वीं तरमीम की जो चीज़ें हैं उनको अगर बात की गई तो हम मीसाक जमहूरियत नहीं होने देंगे। उस वक्त उन्होंने कहा कि जी अगर ये तमाम चीज़ें लाई गई तो हम 18वीं तरमीम नहीं होने देंगे। तो अब उसमें मेरे ख्याल से एक जो मुस्बत तरीक़ाकार है, मुस्बत रवैया है, वो ये है कि ये चीज़ मुनासिब है और इसको होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब हम कदम ही नहीं बढ़ाएंगे अगर आपने हमारी बात ये तस्लीम नहीं की। यानी एक चीज़ के हक़ में दलाइल दिए जाते हैं कि ये चीज़ इसलिए हम पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। ये नहीं कहा जाता कि जनाब ये हम नहीं होने देंगे अगर आपने ये। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं इसकी वजह से, लेकिन बहरहाल अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जमातों के अंदर भी एक जमहूरियत के लिए एक जज्बा पैदा हो रहा है, और पाकिस्तान की सारी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं जमहूरियत के इस्तेहकाम पे।
शायद इस वजह से मुत्तफिक हैं क्योंकि अवाम इस पर मुत्तफिक हैं। एक बड़ी कामयाबी जो 18वीं तरमीम के बाद हुई है वो ये कि मजहबी इंतहा पसंदी पे तमाम उसके ख़िलाफ़ इस वक्त पूरा पाकिस्तान है और इत्तेहाद है। दिल से है या नहीं है वो आगे की बात है, लेकिन वो मजबूर हैं ये कहने पे। और यही आप अगर देखें तो 2 साल कबल 2013 में जो तरक्की पसंद जमातें थीं उनको इजाज़त नहीं मिली तालिबान की तरफ से कि वो चलाएं अपनी इंतखाबी मुहिम, लेकिन हमने देखा 6-8 महीने के अंदर ही वो जो एक इत्तेहाद बना था एस्टेब्लिशमेंट का, तालिबान का, मुस्लिम लीग नून का और तहरीक इंसाफ का, वो सारा बिखर गया। और वो बिखर गया इसीलिए कि वो इत्तेहाद वक्त के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता था। 20 साल पहले ये बात हो सकती थी, अब ये नहीं हो सकती। अगले साल शायद जो इस वक्त हो रहा है वो भी नहीं होगा। तारीख़ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और मैं यही कहा कि तारीख़ के रास्ते में आप रुकावटें नहीं कर सकते। और ये फिर मैं उन्हीं शहीदों को सलाम करूँगा जिन्होंने जानें दी, और वो जानें दे अपनी उनकी जानें गई लेकिन आवाम को वो शऊर दे गए। सर, वफाकी आईनी अदालत की आपने बात की, चलें वो नहीं बन सकी 18वीं आईनी तरमीम के तहत, लेकिन जो भी तरामीम हुई आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स में जिन पर अब अमल नहीं हो रहा, ख़ासतौर पर जिस तरह आपने बात की कि वफाकी वजारतें जब 18वीं आइनी तरमीम से पहले हमने देखी कि 42 डिवीज़नें और वजारतें थी। आज 18वीं आइनी तरमीम कंकरेंट लिस्ट ख़त्म हो गई, आज 43 है, यानी कि एक बड़ी है, कम नहीं हुई। तो इस तरह की जो भी वायोलेशंस हो रही हैं, CCI का एक अपना सेक्रेटरीट बनना था, नहीं बना, हर 3 महीने इजलास होना था, नहीं हुआ। तो ये चीज़ें अब कहाँ हल होंगी? जो आइनी तरमीम की वायोलेशन हो रही है उसके लिए फिर कहाँ सूबे जाएँ, कहाँ मुतसरा लोग जाएं? देखिए, सेक्रेटेरिएट से आगे बढ़ के मैं बात करूँ कि 18वीं तरमीम में हमने 3 महीने का वक्त दिया जी। और हमारे दोनों वज़राए आज़म के दौर में जितनी आईनी के अंदर ज़रूरत थी उससे कहीं ज़्यादा CCI की हुई, क्योंकि हम उसी मशवरे को, गुफ्त शनीद को तक़वियत देना चाहते हैं कि आपस में बैठ के। अब इस वक्त कोई 10 महीने हो गए CCI का इजलास नहीं हुआ है। हाँ, कम से कम मुझे पता है कि दूसरे 2 सूबों ने भी लिखा है उन्हें, लेकिन हुकूमत सिंध ने 3 दफ़ा लिखा है और आइन के तहत हमें हक़ है कि हम रिक्विज़ेशन कर सकते हैं। लेकिन वो तीसरा ख़त तो वज़ीर आला सिंध का ये है कि आप हमारे ख़तों का जवाब तो दीजिए, वो जवाब नहीं देते। अब एक इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है कि बाहर की सरमायाकारी से एक स्टील मिल लगाई गई एक्सपोर्ट जोन के अंदर और उसकी गैस बंद कर दी गई, उस पर GIDC लगा दिया गया और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी कैबिनेट की वो उसको देख रही है। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये काम ही नहीं है, ये CCI का काम है। बिल्कुल, गैस के जितने भी मसाइल हैं, लेकिन वो कर रहे हैं और वो एक $340 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। अब वो जाहिर है कि बैंकों से उन्होंने कर्जा लिया हुआ है। उन्होंने मुझे अभी पिछले महीने कहा कि साहब हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि इस प्लांट को हम डिसमेंटल करके कहीं और ले जाएं। अब पाकिस्तान स्टील मिल से ज़्यादा प्रोडक्शन है उसकी। अच्छा। और तुर्की स्टील मिल सऊदी अरब और कोरिया के मिल के, और वो फीड स्टॉक उसमें गैस है और माहौलियात के हिसाब से वो बेहतरीन है, क्योंकि गैस में जब आप आयरन ओर की रिडक्शन करते हैं गैस के ज़रिए, तो गैस में क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वो अपखरात बनते हैं पानी के। सही। और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। यानी CH5 अगर है तो कार्बन का 1 जौहर है और हाइड्रोजन के 5 हैं। तो इस तरीके बजाय इसके कि आप जब कोक से करते हैं वो तो सारा ही कार्बन है, तो सारी का। बहरहाल ये तो तफसील की बात है, लेकिन बात यही है कि अब फिर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अभी 2 रोज़ कबल उन्होंने कहा कि भाई हम फिर से CCI को रिक्विजिशन करते हैं, इसका जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ है कि हाँ, क्या आप बाहमी गुफ्तगू शनीद के साथ इस फेडरेशन को चलाना चाहते हैं, इफ़हाम व तफ़हीम के साथ चलाना चाहते हैं? मैं सिंध की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हूँ,
कि हम हर मुमकिन एकोमोडेशन करेंगे। हमारा ये मकसद नहीं है कि कोई दूसरा सूबा पड़ जाए उसमें मुश्किलात के अंदर। हम दूसरे सूबों को भी इतना ही अजीज़ समझते हैं, फेडरेशन की हमारी पार्टी है, लेकिन ये कि कदम ब कदम हमें बढ़ना चाहिए उन तमाम ज़मानतों की तरफ के जो पाकिस्तान का आइन हमें देता है। चलिए सर, टाइम है एक ब्रेक का। नाज़रीन, ताज हैदर साहब सां ॻाल्हि ॿोल सिलसिलो जारी रहंदो। अचो था हिन डी साई खां पोइ। वेलकम बैक नाजरीन। ताज साहब, आप बात कर रहे थे शुहदा की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर अगर सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शुहदा का हम देखें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक, यानी कि हमें शुहदा ही शुहदा नज़र आते हैं। पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब उन्होंने बनाई, उस वक्त सियासत थी ड्राइंग रूम्स के अंदर, वो उसको अवामी सियासत का रंग दे के ले आए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसको कंटिन्यू किया। 40 साल पार्टी को हो गए, आज पार्टी फिर ड्राइंग रूम्स में बंद नज़र आ रही है हमें। उसके पीछे क्या असबाब हैं? मैं किसी दूसरे सूबे की पार्टी पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन शायद सिंध में ऐसा नहीं है। मैंने अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, मेरे हाथ थक गए, 11,500 टिकटों पे मुझे दस्तखत करने पड़े। अच्छा, फिर जाके वो रिज़र्व सीटों पे, तो मैंने यही कहा है इलेक्शन कमीशन से कि साहब आप हर यूसी के लिए मुझसे एक पार्टी के लेटर हेड पे ले लीजिए, क्योंकि फिर मुझे 12,000 जाके दस्तखत करने पड़ेंगे। अब जाहिर है कि ये सारे के सारे टिकट जो है चंद को छोड़ के वो पार्टी कारकुनों को गए हैं, और पार्टी कारकुन जो है वो आगे बढ़े हैं। तो एक मैं समझता हूँ कि एक नया दरवाज़ा खुला है अपने मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के जो हमारे हैं उनको, और अल्लाह ने बड़ी कामयाबी भी हमें दी। हर चंद के जो मैंने सोचा था वो शायद इससे ज़्यादा जितनी हुई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना था, लेकिन कई जगह हमारी पार्टी के 2-2 कैंडिडेट खड़े हो गए, कोई आज़ाद बन के खड़ा हो गया, तीसरा जो था उसमें निकल गया। तो इस वजह से हम कोई सिर्फ 82% हम जीत चुके, हालांकि मैं सोच रहा था कि कोई 90 के लगभग हो जाएंगी सीटें। लेकिन बहरहाल अब जैसा भी है, एक नाउमीदी की बात तो है, लेकिन बहुत से हमारे कारकुन और नौजवान लोग वो आगे आए, और इनकी अगर ठीक से रहनुमाई की जाएगी तो ये काफ़ी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हम क्या हैं और हम बहुत अच्छे हैं या इस किस्म की बात है, या हम में कोई कमज़ोरी नहीं है। वक्त का एक तकाज़ा है, और वक्त का तकाज़ा मजबूर करता है हमें कि हम पार्टी को सही खतूत पे चलाएं, और जो भी वसाइल हैं मुल्क के उनका रुख अवाम की तरफ करें और अवाम की बहबूद की तरफ करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है बहुत। अब दायां बाजू लैपटॉप देता है, हम थर में सोलर पैनल लगाते हैं और लोगों को पानी देते हैं। तो ये एक बड़ा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी गवर्नर पंजाब के साथ था, और गवर्नर पंजाब ने मुझसे कहा कि ताज साहब मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कल एक ब्रीफिंग मिली है कि पंजाब के जो खुश्क इलाके हैं जहाँ पानी नहीं है वहाँ बहुत हालात ख़राब हैं, आपने थर पार करने क्या किया? मैंने कहा जनाब आली, हमारी इज़्ज़त अफजाई होगी, आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी टीम आए, ताकि देख के आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा, और हमारी जो भी टीमें हैं वो आपके डिस्पोजल पे हैं कि जहाँ जहाँ भी इस किस्म के मसाइल हैं वहाँ हम सर्वे करके अंडरग्राउंड वाटर का और उसको हम कर सकते हैं। बहरहाल हम बड़े खुश होंगे कि पंजाब के प्यासों को भी मुहर्रम को मैं और मेरी बीवी एक सबील पे खड़े होके अज़ादारान को पानी पिलाते। मुझे क्या पता था कि अल्लाह को ये खिदमत इतनी पसंद आएगी कि
थर के तपते हुए रेगिस्तान में इस वक्त न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर तक पानी पी रहे हैं शुहदाए करबला के सदक़े में। ये पता नहीं, ये बिल्कुल एक मुआजिज़ा हुआ है। और ये जो पानी का ज़ख़ीरा वहाँ पे है 1.5 बिलियन एकड़ फीट का, बस लहलहाता रहे। अंडरग्राउंड जो है तो वो जो नमकीन है उसको हम आर ओ प्लांट 750 आर ओ प्लांट्स वहाँ लग चुकी हैं, सब सोलर पे चल रही हैं। और वो औरतें और बच्चियाँ मेरी जो सर पे घड़े रख के, हमारे एक शायर हैं हाइको, उन्होंने लिखा है, सहरा की दुख्तर सर पर खाली गागर आग उगलता थर। तो उस आग उगलते थर के अंदर मैं गया तो मैंने देखा एक बच्चा नल से पानी पूरा लोटा भरता था, अपने सर पे डालता था मिस्री शाह के बाहर, फिर लोटा भरता था। नाहिद दौड़ी बच्चे को गोद में उठाया। मैंने कहा बेटा बस ये सदक़े में पानी मिला है, खुश हो जा। तो ये तमाम चीज़ें जो है, ये आप कीजिए, ज़रा जज्बाती हो गया हूँ मैं, आप चाहें तो ये अलग कर दीजिएगा। लेकिन बस पानी तो सर जिंदगी है ना, पानी के बगैर तो जिंदगी का तो और मैं बिल्कुल गवर्नर पंजाब अगर देख रहे हैं इसे, कहेंगे मैं पूरी लगन के साथ जो कुछ भी मैं कर सकता हूँ पंजाब में मैं करूँगा, प्यासों को पानी मिले। यानी कि चोलिस्तान के शहरों में भी इस वक्त वही थर वाली पोजीशन है? मेरे ख्याल से वही है। स्टडी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कितना है, लेकिन एक तजुर्बा अगर कामयाब हो चुका है वहाँ पे तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मैं कराची में भी जो आर ओ प्लांट्स हैं उनको भी सोलर पे लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस पर हमारा कोई रनिंग अब आप डीजल से बिजली बना रहे हैं, वो पता चला डीजल नहीं है या वो जनरेटर टूट फूट हो गई, सोलर पे चलता ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। सर कुछ रिपोर्ट्स थी कि शायद कुछ प्लांट्स नाकाम भी हुए हैं थर में। मेरे पास हर हफ्ते एक आती है रिपोर्ट, तो छोटी मोटी खराबियाँ उसमें होती रहती हैं, क्योंकि वो ठीक है मुकामी अफराद हैं, तरबियत उन्हें दी है, लेकिन घर जाके सो गए अगर और प्लांट चलती रही और पानी बहता रहा तो उसमें वो ऑटोमेटिक शटडाउन्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें तो शुरू की है 2-4 आई है चीज़ें। फिर जो गलती उसमें हो गई है आपसे वो ये है कि हमने स्टोरेज का इंतज़ाम नहीं किया। यानी मैं पिछले साल 9 मार्च को वहाँ गया था और बड़ी तेज़ी से फिर ये प्रोग्राम हमने शुरू किया, लेकिन वहाँ मिट्टी में जो स्टोरेज है वो 5 लाख गैलन की है और महीने में एक दफ़ा हम नहर से लाते थे पानी, पंप 7 पंपिंग स्टेशन थे उसको भरते थे, फिर जो ट्यूबवेल वगैरह उनमें खारी पानी होता था उसे मिक्स करके कुछ दे देते थे, किल्लत थी बहुत। मुझे याद है मैं गया तो महेश कुमार मुझे कह रहे थे कि ताज साहब ये महीने में 1 के बजाय 2 दफ़ा कर दीजिए। अच्छा, अब प्लांट मिस्री शाह की 20 लाख गैलन रोज़ाना उसकी गुंजाइश है, स्टोरेज आपके पास सिर्फ 5 लाख की। अच्छा, वो स्टोरेज खाली होती है 7 या 8 घंटे में, अब खाली होगी तो फिर से भरा जाएगा। तो इसलिए प्लांट को हम थोड़ी देर चलाते हैं, फिर उसको बंद करते हैं, फिर थोड़ी देर चलाते हैं, फिर बंद करते हैं, टॉपअप उसे करते रहते हैं, नए टैंक्स भी बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा निज़ाम जो है वो। लेकिन जल्दी में हम पानी तो बना गए, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है स्टोरेज का है वो अभी ज़ेरे तामीर है। तो एक ये चीज़ जो है वो बॉटलनेक आई है उसके अंदर। और बाज़ औक़ात आदमी जोश जज्बे में बहुत आगे बढ़ जाता है, लेकिन बहुत आगे बढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि ठीक है स्टोरेज नहीं है लेकिन गांव के लोग आके भर के ले जाते हैं, तो लेकिन मिल जाता है पानी। फिर एक ये बात है जो अभी अभी मेरे नोटिस में आई है, क्योंकि वो जो साफ़ किया हुआ पानी है वो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की तरह है, उसमें कोई सॉल्ट होता ही नहीं। अच्छा, पानी में सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है, तो बहुत सी प्लांट्स पे वो मिलाया जा रहा है, लेकिन बहुत सी प्लांट्स पे वो उसमें थोड़ी सी गफलत हो रही है कि उसको भी बड़ा कंट्रोल करके कि कितने पानी में कितना वो मिलाया जाएगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएंगी। अब पहले मुझे लोग आगे कहते थे साईं इस पानी से हमारा पेट खराब हो जाता है, फिर मैं कहता बेवकूफ़ हो,
तुम्हें उसी कड़वे पानी की आदत है, थोड़े दिन में इसकी आदत पड़ जाएगी। सही। लेकिन शायद वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि उसमें अगर वो सॉल्ट्स की जो जितनी मिकदार होनी चाहिए वो नहीं है, तो उसमें वो डालने की ज़रूरत है। सही। अच्छा सर, थर में हमने देखा कि रोड्स का नेटवर्क भी बनाए, पानी का आपने जिक्र किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से बनी है, सिंध के लोगों की जो मोहब्बत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो कमिटमेंट है, जिस तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी को हमेशा सपोर्ट किया है, उससे तो आप वाकिफ़ होंगे। थर के अलावा बाकी सिंध भी है। कल परसों अखबारात में कुछ तस्वीरें छपी हैं लाड़काना सिटी की और मोइनजोदड़ो की। मोइनजोदड़ो की जो गलियां हैं वो ज़्यादा साफ़ सुथरी नज़र आ रही हैं बनस्बत आज के लाड़काना की। लाड़काना जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर है, लाड़काना की तरह सिंध के तमाम शहरों में आप बखूबी वाकिफ़ हैं, उनकी जिस तरह की हालत है, खंडर बन चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से लाड़काने से कहीं ज़्यादा ख़राब हालत मेरे अपने शहर की, कराची की से। और लेकिन ज़रा सा वक्त दीजिए, क्योंकि इसमें हम वो कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, कानून भी पास हो गया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी देर लगाती है, उसमें काफ़ी देर हो रही है। लेकिन कराची में भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के टेंडर हो चुके हैं, वो ऑटोमेटिक क्लीनिंग होगी और उसमें जो घरों से कचरा लिया जाएगा तो उसमें पेमेंट किया जाएगा उन घर वालों को, ताकि उनको भी इंसेंटिव रहे कि कचरा ने बाकायदा करके, और फिर उस कचरे से बिजली बनाई जाएगी। यानी कोई 13,000 टन या 15,000 टन कराची में जो कचरा जमा हो रहा है, उससे हम कोई 80 मेगावाट हम बना सकते हैं रोज़ बिजली, जो कि जाहिर है कि उसमें फ्यूल कॉस्ट ज़ीरो हो जाती, तो सस्ती भी होगी। एक में टेंडर हो चुके हैं, लेकिन अब बस यही है कि मैं अभी इजलास में जब आ रहा था तो उससे पहले मैं पीछे लगा था इसके, वापस जाके फिर पीछे लगता हूँ कि ज़्यादा हमें रेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं। यानी लाहौर में जो कंपनी कर रही है वो $73 फी टन, हमें मुझे एक कंपनी $32, बहरहाल टेंडर होगा तो और कम हो जाएगा, लेकिन $32। और जो हमारे लैंडफिल्स वो बना रहे हैं, क्योंकि जहाँ आप कचरा फेंकते हैं उसमें भी बड़ा ज़रूरत होती है कि वो जो ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर हैं वो ख़राब ना हो, क्योंकि वो कचरा और जर्म्स वगैरह वो नीचे जाते हैं, तो उसको बाकायदा सील करना पड़ता है कि वो जो गंदगी है वो ज़मीन के अंदर ना जाए। तो इनका जो ऑफ़र है उसमें वो भी शामिल है। अच्छा। कि वो बिल्कुल सील्ड हमारे लैंडफिल्स होंगे, कि जिससे वो, और उसके बावजूद अगर वो 30-32 मुझे कह के गए हैं तो टेंडर होगा तो शायद ये और गिर जाए, तो वो $73 और इसके अंदर तो बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। अगर हमें 25-26 मिल जाता है तो सर जो नसासिक का, लेकिन जैसे ये होता है, और जाहिर है कि पूरे सिंध में एक साथ नहीं होगा, ये दर्जा ब दर्जा ये होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले 1.5-2 साल के अंदर। लेकिन ये बात मुझे मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि हाँ, फिर मैं लोगों से भी ये कहता हूँ कि बाबा फैलाओ मत। अब ये क्या सीखा है इन्होंने, पान खाते रहते हैं। बिल्कुल। और आप जाएं किसी गांव गोठ में तो वहाँ जो बस स्टॉप होता है उसकी ज़मीन लाल होती है। वो मेरा बेटा बड़ा हंस के कहने लगा, चाचा मैं वो देख रहा था गूगल पे तो पूरा सिंध लाल नज़र आया। मैं परेशान, मैंने कहा हुसैन क्या हुआ लाल? कहले हाँ वो इतनी पान की पी के कि वो लाल हो गया ऐसे। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है ये। अच्छा सर, अपर सिंध में जो नसासिक का एक्सपीरियंस क्या वो कामयाब नहीं हुआ? अपर सिंध में जो ऐसी लिए नसासिक नामी जो इदारे को दिया था सखर में, लाड़काना में, देखिए इसमें बात यही है कि हम इसमें अब हम अगर जिसे कहें कि मीम हकीम वाली बात होती है ना, एक सोल्यूशन है, आप कहते हैं कि नहीं हम इतना नहीं करेंगे इतना करेंगे, और तो वो फिर कामयाब नहीं होता, उसके अंदर सुस्ती भी आ जाती है, ये तमाम चीज़ें आती हैं। दूसरी ये कि मंसूबा वो कामयाब होता है जिसके अंदर कुछ बचत हो, एक इंसेंटिव रहता है लोगों को कि हाँ हम इसको कामयाब करेंगे तो हमें कुछ बचेगा इसके अंदर। तो अब जो मशीनी तरीके आ चुके हैं सफाई के, अब कब तक हमारे लोग कमरें दोहरी हो गई झाड़ू लगाते लगाते।
अब लोगों को तालीम की तरफ जाना चाहिए। दूसरे अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो इंसानी मेहनत थी फिज़िकल, वो अब मशीनों को शिफ्ट हो रही है। तो हमें ये मशीनी दौर के अंदर जो उसके तकाज़े हैं वो हमें पूरे करने चाहिए। अगर हम वो नहीं करते तो बात बीच में रह जाती है। चलिए सर, टाइम एक और ब्रेक का हुआ है। नारी हलो था कि ब्रेक ना आसान करते थे। नाइन प्रोग्राम में बेहद भलीकार असां ॻाल्हि पिया कयूं जनाब ताज हैदर साहब सां। ताज हैदर साहब अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम बहुत सीनियर जो लीडर थे मखदूम अमीन फ़हीम साहब, वो इंतकाल कर गए। उनकी पार्टी के लिए खिदमत अपनी जगह, लेकिन अब उसके बाद जब खबरें आना शुरू हुई हैं कि शायद अब शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का सदर बनाया जा रहा है, इस तरह की कोई खबरें हैं, इस तरह की कोई पार्टी के अंदर डिस्कशन हो रहे हैं? देखिए, हमने पार्लियामेंटेरियंस इसलिए बनाई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगा दी गई थी। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की वजह से वो उन पर पाबंदी लग गई थी, इसलिए हमने बनाई थी। तो अब ये कि पार्टी तो एक ही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो एक अरसे से ये ज़ेर गौर रहा है मामला के अब आगे किस तरीके से बढ़ा जाए। देखिए क्या फ़ैसला होता है, किस तरीके से होता है कि पार्लियामेंटेरियन के बारे में क्या किया जाए। और तो ये अपने क़यादत के ज़ेर गौर है, मशवरा भी वो करते हैं। फ़ैसला शायद अभी तक कोई नहीं हुआ है। हम सोच रहे थे कि शायद 30 नवंबर तक कोई फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन फ़ैसला नहीं। और आपने मखदूम अमीन फ़हीम का जिक्र किया है, माशाल्लाह क्या शख्सियत और कितनी शफ़क़त, और ख़ास तौर से मुझसे इतनी शफ़क़त फरमाते थे। और मैं एक कभी रिसाला था, उसमें मखदूम जमील का मज़मून था, और वो शुरू ये होता था कि 22 साल पहले जब हज़रत तालिबुल मौला का इंतकाल हुआ तो मखदूम अमीन फ़हीम ने हमसे कहा कि हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन और सर पे से आसमान निकल गया है। क्योंकि हमारी समझ में ये बात नहीं आई, और ये आज मेरी समझ में आई है उनकी वफ़ात पे कि पैरों के नीचे से ज़मीन कैसे निकलती है और सर से आसमान कैसे हटता है। तो वो एक बड़ी सायादार शख्सियत, बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत, इल्म दोस्त, खूबसूरत शायर, वो एक। और ये पूरी उनकी ख़ानदान में है इल्म दोस्ती। यानी थरपारकर में भी मखदूम खलील वो आते थे और ताज साहब ये किताब तो आपने ख़त्म कर ली, किताब उठा के ले जाते थे। तो ये अब ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा कि देखें बच्चों में भी वही ज़ौक़ आया है। या जमील साहब जैसे गुलजार सिद्दीक़, इतनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी है, सब कुछ हुआ, तो रिसर्च के ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो ये जो इल्मी ज़ौक़ है ये, और किताबों से मोहब्बत, ये बड़ी अहम चीज़ है। और मैं बड़ी अच्छी बात हो कि अगर हमारे सारे बच्चे किताबों से इस तरीके से दोस्ती रखें। सही सर, हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मफाहमत की सियासत है उसका इतना सिंध पर तो कोई असर नहीं पड़ा, यानी कि और पोजीशन बेहतर हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें अब कहीं नज़र नहीं आती। पार्टी के खुद लीडर्स कहते हैं कि मफाहमत की जो सियासत है उसकी वजह से अब हम काम करने जोगे नहीं रहे पंजाब में। नहीं, मैं थोड़ा सा अव्वल तो ये कि सियासी फैसले किए जाते हैं और एक अरसे बाद पता चलता है कि कहाँ तक थे, लेकिन आपके पास ऑप्शंस बड़े महदूद होते हैं कि अब आपकी ये इतनी ताकत है तो क्या आप उस ताकत को टकरा दें और उसको ख़त्म कर दें, या ये कि अपनी ताकत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। बहुत मुश्किल फ़ैसला था, आपको याद होगा जब MRD बनी। बिल्कुल। और हम जैसे उस वक्त नौजवान थे, हम कहते ये क्या हो रहा है जी, रजत पसंदों के साथ बैठ के और भुट्टो के जो कत्ल में शरीक थे उनके साथ हम कर रहे हैं। लेकिन वो जो है कि बिटाई जैसे कहते हैं गणिन सारा डी छिनन न सीखिया, कि वो जोड़ना जो है कि भाई हम साथ बैठेंगे, हमारी बातचीत होगी, एक मफाहमत होगी, तो हमारे खुलूस का भी पता चलेगा।
और हमारी ताकत भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। सही। और आज अगर हम ये देखते हैं कि एक इत्तेफाक राय है तमाम सियासी जमातों में जमहूरियत के ऊपर, यानी बहुत सी सियासी जमातें थीं जो कहती थीं कि जमहूरियत की इस्लाम में जगह ही नहीं है। बहुत सी सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई जमहूरियत का रास्ता रोकने के लिए। आज जब हम वो देखते हैं कि वो सारी सियासी जमातें जमहूरियत के बारे में मुत्तफ़िक़ हैं और खड़ी हुई हैं हमारे साथ, तो फिर हमें यही सोच कहते हैं कि भाई भुट्टो सही कहता था कि जमहूरियत हमारी सियासत है। सही। अब ये चीज़ जो है कि वो तमाम बातें कि जिन पे हम पे कुफ्र के फतवे लगते थे कि जनाब ये काफिर हो गए, ये सोशलिस्ट हैं, ये हैं, और एक मज़हब की इंतहा पसंदाना तशरीह दी जाती थी। आज हम देखते हैं पूरा पाकिस्तान इंतहा पसंदी के खिलाफ। तो हम कहते हैं ये हमारी फतह है। बिल्कुल भुट्टो सही कह रहे थे। फिर जिस वक्त हमें 40-50 साल गुजारने के बाद जब हम कहते हैं कि नहीं, अब हमारे मुखालफीन भी उन बातों को सही मान रहे, तो उससे हमारा उन बातों पे यकीन और पुख्ता होता है। बिल्कुल यकीन पुख्ता होता है तो उम्मीद हमारी बढ़ती है कि हाँ, कल तक जो खिलाफ थे वो आज हमारे साथ हैं। तो शायद मफाहिमत की सियासत ने हमें ये सब कुछ दिया है। सही। जी हाँ, हम पे हमले होते हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ये 13-14 राउंड तो मोहम्मद अली अपने खाता है, फिर एक नॉकआउट होता है। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि नॉकआउट हुआ है। आज पूरा पंजाब वो सूबा के जहाँ वज़ीर आज़म गिलानी के बेटे को उठा के ले गए, सिर्फ एक कॉर्नर मीटिंग हो, आज वो अगर इंतहा पसंदों के खिलाफ है, तो मैं समझता हूँ हमारी फतह है ये। सही। और आने वाले इंतखाबात में, अब पंजाब में फिर आपने बल्दियाती इंतखाब में देखा बहुत जगह हमें कामयाबी हुई, खासतौर पर रहीम यार खान हम पूरा जीते, कायरा साहब का इलाका हम जीते हैं, चंद साहब का इलाका हम जीते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़, और ये कामयाबियाँ जो हैं वो और हौसला बढ़ाती हैं। अब मैंने पंजाब में ग्राउंड लेवल पे सियासत नहीं की, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है, मतलब मैं बाज़ार में जा रहा हूँ, एयरपोर्ट पे हूँ, कहीं अदालत में हूँ, कहीं लोग आके जब मिलते हैं, साहब हमारे वाले साहब, हमारे भाई साहब, हम, तो मेरा अंदाज़ा यही है एक सियासी कारकुन की हैसियत से कि पंजाब की हर गली में हमारा कारकुन मौजूद है। सही। सर, आपने बात की कि सिंध में 90% तवक्को थी रिजल्ट्स की, 82% रिजल्ट्स मिले। क्या करो, ये आपस में लड़ते हैं, क्या करते हैं? चलें, एक तो लड़ते हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जिसके खिलाफ अभी आप नफीसा शाह साहिबा के साथ इलेक्शन कमीशन भी गए हैं। वो जो जीते हैं, उन्होंने जिस तरह की कैंपेन चलाई, उनके ख़ानदान से एक MNA हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा, नेशनल असम्बली में MP हैं हसनैन मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान सिंध असम्बली में। उनके खिलाफ अभी तक पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसके क्या असबाब है? देखिए, ये हम समझिए कि पार्टी किसी वक्त भी एक्शन ले सकती है, वो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हर चीज़ को देखना पड़ता है कि वो इंतकामी कार्रवाई ना समझी जाए। अब उन्होंने एक फ़ैसला किया है और हमें बड़ा अफसोस है कि उन्होंने फैसला किया है। ख़ास तौर से हमारी बहन फहमीदा मिर्ज़ा, हम उनके बारे में ये सोच रहे, हसनैन भी बड़े समझदार हैं कि वो एक मॉडरेटिंग किरदार उनका होगा। बहरहाल उनका एक फ़ैसला है और वो एक कर रहे हैं सियासत। हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश ये है कि कानून के दायरे में रहा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की पाबंदी की जाए और सियासत महज़ब रहे। यानी जो आपस में, यानी आज अगर मैं कह रहा हूँ मेरी बहन फहमीदा मिर्ज़ा, तो मैं दिल से कह रहा हूँ। सही। ये बात नहीं है कि मैं कोई नुमाइशी बात कर रहा हूँ। मैंने उनके, मेरे लिए बड़ा एहतराम है और उनकी एक सियासी अगर सोच है तो ठीक है, वो सियासी सोच रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि हम और वो आइंदा मिले तो फिर वो शर्मिंदा हो या हम शर्मिंदा हो। सियासी अपने ख्यालात अपनी जगह है। तो हमने जो गुजारिश की है, इससे पहले भी गुजारिश की थी सेकंड फेज़ के इंतखाबात से पहले, कि जी हथियारों का लाना या MNAs और MPs का इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना, आपने इसको खिलाफ कानून करार दिया है, तो फिर इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाएं। कुछ और सियासी जो लोग हैं MNAs वगैरह, उन्होंने जब हिस्सा लिया इंतखाबी मुहिम में,
तो इलेक्शन कमीशन ने शो कॉज उन्हें दिया। बिल्कुल। तो ये भी यहाँ भी कानून का इसी तरीके से इतलाफ हो जिस तरीके से दूसरे इलाकों में हो रहा है। बहरहाल अफसोस हमें ज़रूर है कि ये बात हुई है, लेकिन उनका अगर एक सियासी ख्याल है तो वो सर कानून का इतलाक अपनी जगह, पार्टी डिसिप्लिन जो है, मैं उस हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ। और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं सिंध में, आपने पाकिस्तान बल्कि मेरे ख्याल में एशिया की पहली खातून स्पीकर रही हैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा। आपने कोई शोकाज नोटिस तक जारी? उन्हें पता है कि वो क्या कर रही है। नहीं, पार्टी नोटिस क्यों नहीं ले रही? मैं आपको बताऊं, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से ठीक है, डिसिप्लिन अपनी जगह है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं लोगों को निकालूं, मेरा काम है कि मैं लोगों को शामिल करूं। सही। और मुझे बस मैं यही दुआ करता हूं कि हालात बेहतर हों। देखिए, लेकिन उन्हें हटाना या शो कॉज देना ये एक वाजिबी सी बात होगी। जो वो कर रहे हैं उन्हें भी पता है, लोगों को भी पता है। आपने भी ये सवाल इसी वजह से किया कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, इंतखाबी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। सर आपको उम्मीद है कि सुबह का बुला शाम को वापस लौट आएगा? नहीं, पता नहीं क्या है और क्या नहीं है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन दिल में ख्वाहिश ज़रूर होती है कि जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, भाइयों वाले ताल्लुकात रहे हैं, तो वो अगर when they start speaking daggers, अगर जब उनकी ज़बान खंजर की तरह हमला करे तो तकलीफ़ तो होती है। सर आखिरी सवाल, प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। सिंध का वफाक से हमेशा मुतालबा रहा है कि जब ये रेंजर्स पहली बार सिंध में आई थी तो वफाक और सिंध के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था कि वफाक 50% अखराजात बर्दाश्त करेगा रेंजर्स के। बीच में सिंध हुकूमत ने काफ़ी मरतबा ये इशू उठाया भी। अभी मुलावश चांडियो साहब की एक स्टेटमेंट आई कि वफाक जो अभी ऑपरेशन चल रहा है उसमें कुछ भी नहीं दे रहा, लेकिन परवेज़ रशीद साहब की दावा है कि 9 अरब रुपए हर साल हम देते हैं रेंजर्स के अखराजात के लिए। इसकी अगर आप वजाहत करें। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि रेंजर्स मरकज़ी हुकूमत की मुलाजमत में है तो उनकी तनख्वाह वहाँ से मिलती है। सही। उनके अलाउंसेस हुकूमत सिंध देती है, और जो पेट्रोल वगैरह के अखराजात हैं वो हुकूमत सिंध देती है। 250 करोड़ हमारे सालाना इस पर खर्च हो रहे हैं, 2.5 बिलियन। ऑपरेशन के अखराजात इससे अलग हैं। सही। और उसके बारे में हुकूमत सिंध से यही कहा गया था कि ऑपरेशन आप शुरू करें और हम आधा खर्चा देंगे, और उसमें हमें 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो मैं बिल्कुल, बल्कि मैंने शायद किसी चैनल में बड़े हंस के कहा था कि बाबा हमें जो भी बुरा भला कहना है वो कहो, सही। लेकिन हमारा चेक तो हमें दो कि भी पैसा तो आए। अब बगैर बाद में इतना बड़े इख्तलाफात खड़े कर लिए, ये कर लिए अपने, मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ये तासुर दिया जाता है कि रेंजर्स जो हैं वो सारे के सारे फरिश्ते हैं और हम सारे के सारे इबलीस हैं। हालांकि ज़बान खल्क कुछ और कह रही है। बिल्कुल। कि उनमें भी ऐसे अनासिर शामिल हैं कि जो गिरफ्तार भी करते हैं और छोड़ते भी हैं। और इस किस्म के, मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए क्योंकि जाहिर है कि जो एक मजमूई तौर पे एक फ़ायदा हुआ है ख़ास तौर से इस ऑपरेशन के अंदर, लेकिन ये बहुत जल्दी मुकम्मल किया जा सकता था। सही। और आपने जब उनका सियासी इस्तेमाल शुरू कर दिया तो उससे उनकी कारकर्दगी में बहुत असर पड़ा है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ। नाज़रीन, अञा घणियूं ॻाल्हियूं ताजेदर साहब सां थी सघियूं पे, पर प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थियो आहे। कोशिशि कंदासीं ॿिए भेरे ताजेदर साहब सां वधीक तफ़सीलीअ सां ॻाल्हि ॿोल करे सघूं कंहिं ॿिए प्रोग्राम में। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदो इजाज़त। अल्लाह वाही।